Hello everyone, I am Annu and welcome again. We create jar folder. So friend, today's topic inventory management. इस क्लास से पहले हम ऑलरेडी कैश मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ कैश मैनेजमेंट को डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। जो आप करते हो इन्वेंट्री की, तो आप कौन कौन से मेथड को, कौन कौन से अप्रोचेस को क्या करोगे, यूज करोगे इन्वेंट्री की अकाउंटिंग करते हुए। तो और जो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ टेक्निक देखेंगे अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अगर आप एक बात समझो, अगर मैं बात करती हूँ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये किसका पार्ट है? हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रखा है अपना? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर ही एक पार्ट क्या आपका? इन्वेंट्री को मैनेज करना। क्योंकि इन्वेंट्री किसका पार्ट है? आपका वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने कैश मैनेजमेंट की बात की, कैश भी किसका पार्ट है? आपका वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो आपका इन्वेंट्री है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको मैनेज करने की अलग से रिक्वायरमेंट पड़ी। क्योंकि इन्वेंट्री के अंदर आपका क्या रहता है? पैसा ब्लॉक। अगर आपके इन्वेंट्री के अंदर जो आपका पैसा ज्यादा ब्लॉक है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी? ज्यादा होगी। और हमारा पर्पज क्या है? वर्किंग कैपिटल को इस तरह से मैनेज करना कि आपकी जो वर्किंग कैपिटल की जो नीड है एफिशिएंटली क्या हो जाए, फर्म के अंदर पूरी होती रहे। आपका जो बिजनेस है वो क्या करता रहे? ग्रो करता रहे। और जो उसका रनिंग है वो स्मूथली चलता रहे। किसका? आपके बिजनेस का। ये मेन पर्पज है क्या करने का? वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने का। तो उसके अंदर ही उसका एक पार्ट है क्या? आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो जब आपने क्या किया, सप्लायर से क्या क्या रॉ मटेरियल को परचेज किया, ठीक है, और रॉ मटेरियल को परचेज करने से लेकर जो आपका एंटायर प्रोसेस है उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना, किसके अंदर? फिनिश गुड के अंदर कन्वर्ट करना। तो जो आपका पूरा एंटायर प्रोसेस है रॉ मटेरियल को से लेके उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करना एंड देन कस्टमर को सेल करना, पूरा प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा? ये पूरा प्रोसेस आपका कहलाएगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इट इज क्लियर यहाँ पे? इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपका क्या है? तो रॉ मटेरियल आपने जो परचेज किया सप्लायर से लेके, वहां से स्टार्ट होता है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट होना। ठीक है, देन उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करके कस्टमर को सेल किया, वहां तक चलता है आपका पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब ये जरूरी क्यों है? क्यों किया ये हम लोगों ने इन्वेंट्री मैनेजमेंट? कहाँ रिक्वायरमेंट पड़ी इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट की? क्योंकि अगर आपके बिजनेस को आपको स्मूथ रन करना है, एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपका पूरा ऑपरेशन डिपेंड है। ठीक है, रॉ मटेरियल एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपका पूरा ऑपरेशन डिपेंड है। ठीक है, कि आपका ऑपरेशन क्या है, आपके बिजनेस की मेन एक्टिविटी क्या है, जो प्रोडक्शन कर रहे हो उसका रॉ मटेरियल राइट टाइम पे राइट अमाउंट में अवेलेबल होना जरूरी है या फिर नहीं है? जरूरी है ना। अगर वो राइट टाइम और राइट अमाउंट में अवेलेबल नहीं हुआ तो क्या होगा? आपका जो प्रोडक्शन है, आपकी जो मेन एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? इंटरप्ट हो जाएगी। अगर वो इंटरप्ट हो गई, वो आपकी जो मेन एक्टिविटी है, तो वहां से जो आपका कस्टमर है आप उसकी डिमांड टाइम पे पूरी नहीं कर पाओगे। आप जो रिवेन्यू जनरेट करना चाहते थे, जो प्रॉफिट अर्न करना चाहते थे अपने बिजनेस के लिए, उस प्रॉफिट को आप क्या नहीं कर पाओगे? अर्न नहीं कर पाओगे। इसलिए ये एंश्योर करना कि आपके पास जो मटेरियल अवेलेबल है क्या वो राइट टाइम पे राइट अमाउंट में है या फिर नहीं है। सिर्फ रॉ मटेरियल ही नहीं, जो फिनिश गुड है क्या वो राइट अमाउंट में अवेलेबल है कस्टमर को डिलीवर करने के लिए। ये चीज यहाँ पर क्लियर हो रही है आप लोगों को कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इन्वेंट्री को मैनेज करना? आपको पता होगा ना, ये हम किसके अंडर पढ़ रहे हैं? ये हम सब पढ़ रहे हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर, कि वर्किंग कैपिटल क्यों जरूरी है। और हमने वहां पे पढ़ा था कि वर्किंग कैपिटल जो मेन आपके बिजनेस का जो एम है क्या करना? रिवेन्यू को जनरेट करना। वो मेन एक्टिविटी कहाँ से होती है? आपकी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करके। ठीक है, तभी आप अपने बिजनेस को रिवेन्यू अच्छे से अर्न कर पाओगे, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट अच्छे से अर्न कर पाओगे, तब आप वर्किंग कैपिटल को अच्छे से मैनेज करोगे। और उसी का एक पार्ट आपका क्या है? इन्वेंट्री को मैनेज करना। और जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कैश मैनेजमेंट, वो भी क्या है? वर्किंग कैपिटल का ही एक पार्ट है। क्योंकि कैश को मैनेज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जो आप इन्वेंट्री परचेज करोगे वो कहाँ से करोगे? कैश से ही तो करोगे ना। कि आप मान लो डिस्काउंट मिल रहा है आपको एक इन्वेंट्री परचेज करने पे, रॉ मटेरियल परचेज करने पे, तो आपके पास उस टाइम पे राइट अमाउंट में कैश अवेलेबल होना भी जरूरी है, तभी आप उस डिस्काउंट का अवेल कर पाओगे। आपको कुछ लाइबिलिटी पे करनी है, आपके पास क्या होना चाहिए? कैश अवेलेबल होना चाहिए, इसलिए कैश को मैनेज करना भी जरूरी है। उसी तरह अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए राइट टाइम पे राइट अमाउंट में क्या अपने कस्टमर को गुड्स अवेलेबल करवाने के लिए इन्वेंट्री को भी मैनेज करना क्या है? उतना ही जरूरी है। तो पूरा वर्किंग कैपिटल को ही मैनेज करना क्या है? इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने पूरी वर्किंग कैपिटल को ही अच्छे से मैनेज नहीं किया, जिसके अंदर ये सारे क्या उसके एक पार्ट है, तो आपका बिजनेस क्या हो सकता है? लिक्विडेट भी हो सकता है। इतना इंपॉर्टेंट है वर्किंग कैपिटल को क्या करना? मैनेज करना।
तो इन्वेंट्री तो क्या है आपका मेन ऑपरेशन है बिजनेस का, ठीक है ना। रॉ मटेरियल क्या है, मेन ऑपरेशन को कैरी आउट करता है आपका। रॉ मटेरियल अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपका जो मेन ऑपरेशन है वो अच्छे से क्या होता रहेगा, एक एफिशिएंट वे में चलता रहेगा। अगर आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो आपका जो ऑपरेशन है वो क्या हो जाएगा, बीच में ही इंटरप्ट हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुई। तो अब हम आते हैं अपने नोट्स पे और डिस्कस करते हैं वहां से अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो आई थिंक आपको एक ओवरव्यू क्लियर हुआ होगा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना, ठीक है। अगर आप इन्वेंट्री को अच्छे से मैनेज करते हो तो वहां से आपकी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। कॉस्ट रिड्यूस किस चीज की, अगर मान लो आपने इन्वेंट्री को अच्छे से मैनेज नहीं किया तो आपके क्या करोगे, आप कितना भी स्टॉक एक बार में ले आओगे, मान लो आप ज्यादा स्टॉक लेके आ गए अपने पास रॉ मटेरियल का, तो उसके इसमें क्या हो जाएगा, डेड स्टॉक आपके पास बढ़ जाएगा, ठीक है। और वो जो स्टॉक है वो क्या हो जाएगा, खराब भी होने के चांस क्या हो जाएंगे, उसके ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अब स्टॉक तो सेल हो नहीं रहा इतना, और आप क्या कर लिया, आपने ज्यादा अमाउंट लिया है। और हाँ, इसके लिए आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट देखना आपके बिजनेस का अच्छा है या फिर नहीं है, उसके लिए हमने एक रेशियो पढ़ी थी, कौन सी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। याद हो नाम क्या था उसका, मेन हेडिंग क्या थी, आपकी टर्नओवर रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, फिर एक्टिविटी रेशियो। जो फर्म की एफिशिएंसी को शो करेंगी वो कौन सी रेशियो, आपकी एफिशिएंसी रेशियो। उसी के अंदर एक क्या था, आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो अगर आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर हाई है तो आपकी फर्म की एफिशिएंसी क्या है, हाई है। अगर आपको ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो नहीं पता तो ऑलरेडी हम इससे रिलेटेड क्लास अपने अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने हर एक रेशियो को बड़े अच्छे से डिस्कस किया है। वो हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी हो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी हो, हमारी टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हो, या फिर हमारी कौन सी वैल्यूएशन रेशियो हो, हर एक रेशियो को हमने वहां पे अच्छे से डिस्कस कर रखा है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, पूरी प्लेलिस्ट है रेशियो की, आप वो जाकर एक बार जरूर देखना। रेशियो का कंसेप्ट आपको अच्छे से वहां से क्लियर हो जाएगा। आते हैं अपने टॉपिक पे वापस से, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो मीनिंग यहाँ से क्लियर हुआ, तो हम पढ़ते हैं अपने नोट से कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट है क्या, ठीक है। अब देखो क्या लिख रखा है यहाँ पे, सेम बात लिख रखी जो मैंने जस्ट आपको बताई थी कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक पूरा प्रोसेस है जो कहां से स्टार्ट होता है, रॉ मटेरियल से, ठीक है, और खत्म कब होगा, तब आपके फिनिश प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। ये चीज क्लिक हुआ, तो ये आपका पूरा एंटायर प्रोसेस है इन्वेंट्री को मैनेज करने का। कहां से स्टार्ट होगा, रॉ मटेरियल से, और खत्म कहां होगा, फिनिश प्रोडक्ट पे। तो जो आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो कंपनी की हेल्प करता है क्या करने में, आइडेंटिफाई करने में। क्या आइडेंटिफाई करने में, कि कितना स्टॉक ऑर्डर करना है कंपनी को और किस टाइम पे करना है। ये चीज क्लियर हुई, आपने इन्वेंट्री को अच्छे से मैनेज करके चला होगा तभी तो आप ये फाइंड आउट कर पाओगे। नेक्स्ट क्या लिख रखा है इसने, ये ट्रैक करता है इन्वेंट्री को फ्रॉम परचेज टू द सेल ऑफ गुड। पूरी इन्वेंट्री में कि आपने परचेज किया रॉ मटेरियल को, या फिर इवन आपका रिटेलर शॉप है तो उस केस में भी आपने परचेज किया अपने गुड्स को और आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो गुड को। तो उस पूरे प्रोसेस को क्या कर रहा है, ट्रैक करके चलता है आपका क्या, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सिस्टम। इज क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, द प्रैक्टिस आइडेंटिफाइज द respond to trend to ensure there's always enough stock to fulfill customer order and proper wearing warning of a shortage। उसने क्या कहा कि जो है पूरी प्रैक्टिस इन्वेंट्री मैनेजमेंट की आइडेंटिफाई करती है, ठीक है, और रिस्पॉन्ड करती है टू द ट्रेंड और एंश्योर करती है कि ऑलवेज एनफ स्टॉक है, क्या करने के लिए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। और जो ऑर्डर है कस्टमर की रिक्वायरमेंट को क्या करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। और जो आपके पास कहीं शॉर्टेज तो नहीं है, अगर शॉर्टेज है तो आपको क्या दे देगा, पहले से वार्निंग दे देगा कि जो स्टॉक है उसकी क्या है, आपके पास शॉर्टेज है। इज इज क्लियर यहाँ पे। देन वन मेजरमेंट ऑफ द गुड इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज इन्वेंट्री टर्नओवर, जो जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट है आप उसको मेजर करना, तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अगर आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या रिफ्लेक्ट करती है कि कितनी बार आपने स्टॉक को क्या किया है, सेल के एक पर्टिकुलर पीरियड में, और जितनी बार आप ऐसा ज्यादा करोगे उतनी ही आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होगी, हाई होगी, और उतनी ही क्या होगी, बिजनेस के लिए एफिशिएंट होगी। चीज क्लियर। देन अ बिजनेस डज नॉट वांट टू मोर स्टॉक देन सेल। तो बिजनेस कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके पास ज्यादा स्टॉक हो जितना वो सेल कर रहा है। क्यों ऐसा नहीं चाहेगा, क्योंकि वो इसलिए नहीं चाहेगा ऐसा, उसके पास क्या हो जाएगा, डेड स्टॉक और अनसोल्ड स्टॉक ज्यादा हो जाएगा। और ये कब होगा, तब उसकी पुअर इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो। और कोई भी बिजनेस ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा अपनी लाइफ में कि उसके क्या हो, पुअर टर्नओवर रेशियो हो, ठीक है, उसके पास डेड स्टॉक अनसोल्ड स्टॉक ज्यादा रहे। वो हरदम क्या चाहेगा, जितना स्टॉक मैं लाऊं उतना स्टॉक मेरा क्या हो जाए, सेल हो जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको इन्वेंट्री को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। क्लियर। तो कुछ इफेक्ट बेनिफिट लिख रखे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के क्या क्या बेनिफिट है। तो सबसे फर्स्ट बेनिफिट आपको क्या है, कॉस्ट को क्या करके चलना, कंट्रोल करके चलना, ठीक है। कॉस्ट को क्या करके चलना, कंट्रोल करके चलना। तो एक राइट लेवल अगर आपके पास है इन्वेंट्री का तो हेल्प करता है कि कॉस्ट को क्या करने में, रिड्यूस करने में। कैसे, क्योंकि आप तब इन्वेंट्री एक बार ले आओगे तो स्टोरेज कॉस्ट भी तो है ना, वो स्टोर करके रखा, ऊपर से कहीं चोरी का डर, कहीं फायर का डर, तो उसके लिए आपको क्या करवाना पड़ेगा, उसका इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करके रखना, इंश्योरेंस करवा के रखना। तो ये क्या एक तरह से कॉस्ट ही तो है, ऊपर से आपकी जो कैपिटल लगी है उसके अंदर।
तो जो आपकी कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी अगर आपने अच्छे से मैनेजमेंट करके चलते हो अपने किसका, अपनी इन्वेंटरी का। तो आप क्या करोगे, अगर आपने अच्छे से मैनेज कर रखा है, आप राइट अमाउंट ऑफ इन्वेंटरी अपने पास ही रखोगे, जिसके कारण आपकी जो कॉस्ट है, ये सारी स्टोरेज कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट और आपकी कैपिटल कॉस्ट वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। क्लियर। बिजनेस कैन अवॉइड ओवर स्टॉकिंग, बिजनेस हरदम ओवर स्टॉकिंग को या फिर अंडर स्टॉकिंग को भी क्या करता है, अवॉइड करता है, विच लीड टू अननेसेसरी एक्सपेंस, जो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं क्या, अननेसेसरी एक्सपेंस। तो फर्स्ट बेनिफिट क्या है आपका, कॉस्ट को कंट्रोल करके चलना। देन सेकंड क्या है, इंप्रूव्ड कैश फ्लो। कैश फ्लो कैसे इंप्रूव होगा, अब सिंपल सी बात है, सोच के देखो, अगर आप इन्वेंट्री को ज्यादा रखोगे अपने पास, ज्यादा रॉ मटेरियल को अपने पास रखोगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो पैसा आपका ब्लॉक हो जाएगा एक तरह से वर्किंग कैपिटल की फॉर्म में। ठीक है। तो अगर आप मेंटेन करके चलते हो, अपना ऑप्टिमम लेवल रख के चलते हो इन्वेंट्री का, तो उस केस में जो आपकी वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। अब उस पैसे को आप कहीं और यूज कर सकते हो। ठीक है। इससे अच्छा आप अपनी वर्किंग कैपिटल को, उस पैसे को कहाँ टाइट करके रखो, एक्सेस इन्वेंट्री में टाइट करके रखो। इससे अच्छा क्या है, एक ऑप्टिमम लेवल रखो और उस कैसे को, एक्स्ट्रा कैश को कहीं और यूज कर लो, और कहीं इन्वेस्टमेंट कर दो, और कहीं से रिटर्न जनरेट करो। यस या नो, बात क्लियर हुई। तो ये आपका क्या है, सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, कि बिजनेस कैन फ्री अप वर्किंग कैपिटल दैट वुड अदरवाइज बी टाइड अप इन एक्सेस इन्वेंट्री। सेम जो मैंने जस्ट अभी बताया आपको। दिस एक्स्ट्रा कैश कैन बी यूज फॉर अदर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट और ऑपरेशनल नीड। किसी और ऑपरेशन नीड में हम इसको यूज कर सकते हैं, फिर किसी और कहीं जगह क्या कर सकते हैं, उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। चीज क्लियर है यहाँ पे। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मिनिमाइज्ड स्टॉक आउट, कि जो स्टॉक को खत्म, जो आपका स्टॉक आउट जल्दी स्टॉक आउट होता है ना, जो आपके पास अगर मान लो आपने मेंटेन अच्छे से नहीं किया, तो आपके पास क्या हो जाता है, अंडर स्टॉक हो जाए, तो उसकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी अगर आप इन्वेंट्री को अच्छे से मैनेज करोगे तो ये एंश्योर करके चलना कि इतना प्रोडक्ट अवेलेबल है, जितने कस्टमर क्या कर रहे हैं, उसकी डिमांड कर रहे हैं, क्या आप राइट टाइम पे प्रोडक्शन कर पा रहे हो। अगर आपकी फर्म क्या है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, अगर आप रिटेलर हो, तो उस टाइम पे ये फोकस करना कि जितना लोग डिमांड कर रहे हैं आपकी प्रोडक्ट की, क्या आपके पास उतना प्रोडक्ट है या फिर नहीं है, कहीं शॉर्टेज तो नहीं है स्टॉक की, ठीक है ना, कहीं मिनिमम लेवल का स्टॉक तो नहीं है। ठीक है। तो इससे भी बचा कर रखता है आपको कौन आपका इन्वेंट्री को, अगर आप अच्छे से क्या करते हो, मैनेजमेंट करते हो। तो दिस हेल्प मेंटेन कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड प्रिवेंट लॉस्ट सेल। तो ये हेल्प करता है, अगर आपके पास राइट टाइम पे राइट स्टॉक अवेलेबल है और आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड करवा रहे हो, तब कस्टमर ने डिमांड की, तो उस केस में जो कस्टमर हो क्या होके जाएगा, आपके पास से सेटिस्फाई होकर जाएगा। ठीक है। और सेटिस्फाइड कस्टमर क्या कर इंक्रीज करेगा, आपकी फर्म की गुडविल को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्या है, रिडक्शन इन ऑब्सोलेसेंस। ठीक है। देन क्या है, रेगुलर मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ इन्वेंट्री कैन हेल्प आइडेंटिफाई स्लो मूविंग एंड एब्सोल्यूट आइटम। आप रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहोगे अपनी इन्वेंट्री की, तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन सा ऐसा स्टॉक है जो सेल नहीं हो रहा, कौन सा स्टॉक स्लो मूविंग है। बात क्लियर हुई। दिस एनेबल टू बिजनेस टू मेक टाइमली डिसीजन, और बिजनेस को वो हेल्प करेगा टाइमली बिजनेस डिसीजन ले पाए और अपनी उस ओल्ड इन्वेंट्री को जल्दी से जल्दी क्या कर दे, क्लियर कर दे, और मॉडिफाई कर ले अपनी क्या, अपनी परचेजिंग स्ट्रेटेजी। और एक कब पॉसिबल हो पाएगा, तब आप अपनी इन्वेंट्री को अच्छे से क्या करके चलोगे, मैनेज करके चलोगे। बात क्लियर यहाँ पे। देन फिफ्थ पॉइंट क्या आपका, एनहांस्ड एफिशिएंसी। तो अगर आप इन्वेंट्री को अच्छे से मैनेज करके चलोगे, तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, आपकी फर्म की एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है ना। एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होगी, क्योंकि जो कॉस्ट है वो भी तो क्या हो रही है, कंट्रोल हो रही है। अगर आप कॉस्ट आपकी कंट्रोल में रहेगी, तो वहाँ पे एफिशिएंसी क्या होगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया, नहीं होगी। अगर आप अपनी डिमांड को टाइम पे क्या कर रहे हो, फुलफिल कर रहे हो अपनी कस्टमर की नीड को, तो वहाँ पे एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज हो गया, नहीं होगी। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो ये हर चीज क्या करके चलेंगे, आपकी फर्म की एफिशिएंसी को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। और वो कब होगा, तब आप एफिशिएंटली क्या करोगे, इन्वेंट्री को मैनेज करोगे। बात क्लियर हुई। तो सेम बातें यहाँ पे क्या है, आपकी लिख रखी है। तो अगर मैं समरी में बात करूँ आपकी ओवरऑल इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट अब क्या है, एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है। ठीक है। जो क्या करता है, रन करता है सक्सेसफुल बिजनेस को, रनिंग अ सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस। बात क्लियर हुई। एक आपका फंडामेंटल एस्पेक्ट है, जिसके कारण आपका जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल रहेगा और सक्सेसफुली क्या करता रहेगा, रन करता रहेगा। बात क्लियर। और ये एंश्योर करता है कि जो कंपनी के रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज हो रहे हैं एफिशिएंटली या फिर नहीं हो रहे। जो ऑपरेशनल रिस्क उसको भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। ऑपरेशनल रिस्क को कैसे रिड्यूस करता है, क्योंकि आपके पास इन्वेंट्री टाइम पे अवेलेबल होगी, टाइम पे डिमांड को पूरा कर पाओगे, तो आपका जो मेन ऑपरेशन है बिजनेस का, उसके अंदर जो रिस्क आएगा उसको क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बात क्लियर यहाँ पे। एनहांस करता है ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस, जो ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस है उसको क्या करेगा, एनहांस करेगा। ठीक है। प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज अ की एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ
एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन फॉर एनी बिजनेस। तो इसने क्या कहा, अगर आपका प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट है बिजनेस के अंदर तो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ क्या होगी, इंप्रूव होगी, और जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी बिजनेस के अंदर। ये कब पॉसिबल होगा, तब प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। तो ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर। तो ये क्या था, आपके सारे बेनिफिट थे किस चीज के, अगर आप प्रॉपर वे में क्या कर चलते हो, इन्वेंट्री को मैनेज करके चलते हो। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट थे आपके। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या, हमारी अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री। तब हम कुछ मेथड आपके पास अकाउंटिंग करने के लिए, किसके, इन्वेंट्री को कैसे आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो उसके लिए आपके 3 मेथड गिवन है। 3 कौन कौन से, आपका FIFO, LIFO एंड आपका वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, ये 3 मेथड है। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या है, जो फर्म है वो क्या करती है, चूज करती है इनमें से किसी एक मेथड को क्या करने के लिए, इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए अपने बुक ऑफ अकाउंट के अंदर। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं आपके इन मेथड को। ठीक है, अगर मैं बात करूं फर्स्ट मेथड क्या की, फर्स्ट मेथड आपका क्या है, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नाम से क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा उसको पहले क्या कर दो, बाहर कर दो। इसका मतलब क्या, अगर मान लो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग फर्म हो या फिर कौन सी फर्म हो आपकी, रिटेलर फर्म हो, तो वो जो प्रोडक्ट फर्स्ट पहले खरीद के लाएगा उसको क्या करेगा, पहले सोल्ड करेगा। ठीक है, तो FIFO assume that the first item added to inventory are the first one sold। बात क्लियर, जो आइटम को पहले ऐड किया गया अपने इन्वेंट्री के अंदर, अपने स्टॉक के अंदर, उसको पहले क्या कर देंगे, हम सेल कर देंगे। या इन अनदर वर्ड, इट मैच द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विद द कॉस्ट ऑफ ओल्डेस्ट इन्वेंट्री आइटम। तो इसने क्या कहा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, सबको पता होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो क्या है आपका, ठीक है ना, जो आपने सामान सेल किया उसकी कॉस्ट कितनी आई, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है उसको मैच करके चलता है किसके साथ, आपकी ओल्डेस्ट इन्वेंट्री। जो कॉस्ट है किसकी, आपकी ओल्डेस्ट इन्वेंट्री की कॉस्ट है, उसको क्या करके चलता है, मैच करके चलता है इन दोनों को। पूरे सिनेरियो को जो आपका FIFO है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, इसको हम क्लियर करते हैं एक एग्जांपल के साथ। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे बात करें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की, तो सेम क्या होगा यहाँ पे, अगर हम बात करें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की तो क्या होगा, सामान को परचेज किया जाएगा सप्लायर से। ठीक है, देन सामान को क्या किया जाएगा, स्टोर करके रखा जाएगा स्टोर हाउस में। देन स्टोर हाउस से क्या किया जाएगा, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तब तब उसको क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी किसकी, अपने रॉ मटेरियल की। तो स्टोर हाउस से क्या करेगा, उस सामान को रिसीव करेगा और अपना क्या करेगा, प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, फिनिश गुड में उसको कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन हाउस है वो क्या करता रहेगा, स्टोर हाउस से अपना सामान इशू करता रहेगा टाइम टू टाइम, जितना उसको क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी, जितनी उसको क्या करनी होगी, प्रोडक्शन करनी होगी। ठीक है, तो मान लो लेट से यहाँ पे लिखते हो मैं कब सामान रिसीव किया गया, देन क्वांटिटी कितनी ली गई, देन प्राइस आपका। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे रिसीव कब कब किया गया, तो मान लो लेट से कि मैंने रिसीव किया फर्स्ट क्वांटिटी 1 अप्रैल को। ठीक है, जो 1 अप्रैल को क्वांटिटी रिसीव की वो की गई थी 50 क्वांटिटी, और जो प्राइस था वो 10 रुपीज पर क्वांटिटी है यहाँ पर। ठीक है, देन यहाँ पर क्या, फिर जो रिसीव की गई वो की गई 5 अप्रैल को, कुछ सामान मंगवाया गया, वो किया गया 80 क्वांटिटी। मान लो लेट से जो प्राइस था वो क्या हो गया, 12 रुपीज हो गया। ठीक है, देन यहाँ पर क्या है, जो क्वांटिटी फिर 10 अप्रैल को रिसीव की गई, कुछ क्वांटिटी 100 क्वांटिटी रिसीव की गई, और उसका जो प्राइस वो क्या था, 13 रुपीज पर क्वांटिटी था। बात क्लियर। अब FIFO मेथड के अकॉर्डिंग, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के अकॉर्डिंग, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है, सामान इश्यू करवाता है किसे, स्टोर हाउस से, तो कैसे सामान को क्या करवाएगा, इश्यू करवाएगा। मान लो लेट से जो उसने सामान इश्यू करवाया फर्स्ट टाइम, वो करवाया कितनी, 100 यूनिट। ठीक है, तो अभी 100 यूनिट जो इसने क्या किया है, इश्यू करवाया स्टोर हाउस से, तो स्टोर कीपर है वो कैसे इश्यू करेगा ये सामान प्रोडक्शन हाउस को। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, तो सबसे पहले 1 अप्रैल को जो 50 क्वांटिटी है उनको क्या करेगा, इश्यू करेगा। बात क्लियर यहाँ पे, तो 50 क्वांटिटी आपकी, जो 50 क्वांटिटी है वो इश्यू की जाएगी फर्स्ट, तो आपकी कितने प्राइस के अकॉर्डिंग, 10 रुपीज के अकॉर्डिंग। फिर जो आपकी 80 रुपीज है, इसमें से जो आपकी लेफ्ट बची हुई 50 क्वांटिटी है उसको इश्यू किया जाएगा। ठीक है, वो किस प्राइस के अकॉर्डिंग है, 12 रुपीज के अकॉर्डिंग है। तो टोटल आपकी होगी 100 क्वांटिटी। तो ऐसे इश्यू किया जाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में। तो आपको जो फर्स्ट जो आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है, जो भी मटेरियल आपने परचेज किया है उसको पहले निकाला जाएगा, फर्स्ट आउट किया जाएगा। देन उसके बाद जो आपने परचेज किया उसको क्या किया जाएगा, आउट किया जाएगा। आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर है ये चीज। यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर यहाँ पे। और प्राइस क्या लिया जाएगा, जो उसका पर्टिकुलर प्राइस है उस किसका, उस रॉ मटेरियल का। बात क्लियर। मान लो इसने क्या किया, फिर से कुछ सामान परचेज कर लिया। मान लो अब की बार 17 अप्रैल को कुछ क्वांटिटी परचेज की, लेट से 60 क्वांटिटी। मान लो प्राइस कम हो गया तो उसने क्या किया, 11 रुपए में क्या कर ली, क्वांटिटी कुछ परचेज कर ली। कब, 17 अप्रैल को। तो अब मान लो अब फिर से इसको रिक्वायरमेंट है 60 क्वांटिटी की, तो यहाँ पे कैसे इश्यू किया जाएगा, तो देखो, तो यहाँ पे 80 क्वांटिटी में से ऑलरेडी 50 क्वांटिटी इश्यू कर चुका है।
ठीक है, तो कितनी क्वांटिटी बची यहाँ पे? 30 क्वांटिटी बची। टोटल अब की बार कितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन हाउस को सेकंड टाइम? 60 क्वांटिटी की। तो 60 क्वांटिटीज में से 30 क्वांटिटी कब ले लेगा? जो 5 अप्रैल वाली है 30 क्वांटिटी, उसको क्या कर लेगा? इश्यू करवा लेगा। तो कैसे करेगा स्टोर हाउस? 30 क्वांटिटी 5 अप्रैल वाली, बची हुई जो लेफ्ट क्वांटिटी 30 क्वांटिटी वो कब देगा? जो 10 अप्रैल को जो सामान परचेज किया था। तो इस 100 में से क्या कर देगा? 30 क्वांटिटी इश्यू कर देगा। तो यहाँ पे कितनी बच गई? 70 बच गई। तो यहाँ से 30 क्वांटिटी क्या कर देगा? इश्यू कर देगा। तो टोटल हो गई 60। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, तो अब जो सामान बचा है स्टोर हाउस के अंदर वो कितना है? 10 अप्रैल वाली 70 क्वांटिटी बची है, जिसका प्राइस क्या था? 13 रुपीज पर यूनिट था। और जो 17 अप्रैल वाली है वो कितनी बची है? 60 क्वांटिटी बची है, जिसका प्राइस क्या है? 11 रुपीज पर क्वांटिटी। ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर है अच्छे से आप लोगों को? ठीक है, तो आपका क्या था? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड था। इसमें हम ऐसे करते हैं। अब ये सारे सामान, ये चीजें ना रिकॉर्ड होती कहाँ पे? आपका लेजर के अंदर। ठीक है, तो जो स्टोर कीपर है ये लेजर के अंदर मेंटेन करके रखता है अच्छे से। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है लेजर के अंदर से वो आने वाला है नहीं नेट के अंदर। लेकिन आपको एक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि जो आपका फाइफो मेथड है उसको कैसे यूज किया जाता है, इसके लिए प्रॉपर लेजर बनाया जाता है। ये बात क्लियर यहाँ पर? ठीक है, तो अब आगे देखो आपका, तब प्राइस राइज होंगे तो क्या इम्पैक्ट होगा? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सिंपल मान लो अगर लग रहा है कि आपको इन्फ्लेशन है, ठीक है ना, और प्राइस क्या होने वाले हैं? इंक्रीज होने वाले हैं। तो जो फर्स्ट आपने परचेज किया होगा सामान वो कम प्राइस पे किया होगा, और आपने वो कम प्राइस पे किया है, आप इश्यू किसको करोगे? जो आपने पहले सामान क्या किया था? ऑर्डर किया था, और उसका प्राइस क्या है? कम है। तो सिंपल सी बात है, उसकी कॉस्ट ऑफ जो गुड सोल्ड है वो भी क्या आएगी? कम आएगी। ठीक है, और जो आपका प्रॉफिट होगा वो क्या हो जाएगा? हाइयर हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस भी तो इंक्रीज करोगे ना। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो पहले वाले प्रोडक्ट की है, जो आपने पहले रॉ मटेरियल परचेज किया था, और पहले वाले जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट क्या है? कम है। तो उसके कारण आपका प्राइस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो आपकी जो नेट इनकम हो क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो टैक्स है वो भी तो क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इन्फ्लेशन आने वाला है इकोनॉमी के अंदर, इन्फ्लेशन है, प्राइस क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं रॉ मटेरियल के, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपका जो आपकी नेट इनकम है वो हाई हो जाएगी, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आपका क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट लाइफो मेथड। तो ये क्या कहता है कि ये एज्यूम करके चलता है जो मोस्ट रिसेंटली आइटम ऐड किया गया है इन्वेंट्री के अंदर उसको क्या कर दो? पहले सेल कर दो। ठीक है, इट मैच द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विद द कॉस्ट ऑफ द न्यूएस्ट इन्वेंट्री आइटम। ये क्या करके चलता है? जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का जो प्राइस है, जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है ना आपका, जो भी अमाउंट आएगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की, वो किसके इक्वल होगी आपकी? वो जो न्यूएस्ट इन्वेंट्री आइटम है जो आपने परचेज किया, जो रिसेंटली परचेज किया है, उसकी जो कॉस्ट है उसके क्या होगी? इक्वल होगी। इट इज क्लियर यहाँ पे? तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और लो आपको, आपको किसका? लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का। तो कैसे अप्लाई करोगे इस मेथड को? तो देखो, लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉर एग्जांपल वही है, परचेज की गई क्वांटिटी, वो क्वांटिटी परचेज की जाएंगी तो क्या स्टोर हाउस में कीप करके रखी जाएंगी। स्टोर हाउस क्या करेगा? उसको इश्यू करेगा टाइम टू टाइम, किसको? प्रोडक्शन हाउस को। तब भी क्या होगी? प्रोडक्शन हाउस को रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे ही तो होता है ना। तो मान लो कितना कब कब रिसीव की गई क्वांटिटी, कितनी 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 अमाउंट, जो क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी एक बार में मंगवाई गई, और क्या प्राइस वक्त तब क्वांटिटी मंगवाई गई। तो मान लो लेट से फर्स्ट आपने मंगवाया वही 1 अप्रैल को, ठीक है, और जो क्वांटिटी को मंगवाया है वो क्वांटिटी आपने सेम अमाउंट 100 क्वांटिटी मंगवाई है। देन आपने फिर 5 अप्रैल को मंगवाया, ठीक है, देन 5 अप्रैल को आपने मंगवाया 60 क्वांटिटी, देन आपने फिर मंगवाया 10 अप्रैल को, और 10 अप्रैल को आपने मंगवाया लेट से 70 क्वांटिटी। ये कुछ आपने क्वांटिटी क्या की है? ऑर्डर की है। प्राइस क्या था? तब आपने 1 अप्रैल को क्वांटिटी मंगवाया, उस वक्त मान लो प्राइस था 10 रुपए। फिर प्राइस क्या हो गया? प्राइस हो गया 11 रुपए। आपको लग रहा है प्राइस तो बढ़ रहा है, ज्यादा जल्दी 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 ले लो, ठीक है ना। देन नेक्स्ट क्या होगा? तब आपने 10 अप्रैल को ऑर्डर किया तो प्राइस हो गया 12 रुपए। तो ऐसा कुछ प्राइस था। मेथड क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आया उसको क्या करो? पहले निकाल दो। अब ऐसे ही प्रोडक्शन हाउस ने क्या किया? ऑर्डर दिया स्टोर हाउस को, इसको प्रोडक्शन करने के लिए 100 क्वांटिटी क्या है? रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, या रिटेल शॉप में भी एग्जांपल अप्लाई कर सकते हो, जहां पे आप क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो क्या? अपना प्रोडक्ट, किसको? अपने कस्टमर को। बात क्लियर? तो 100 क्वांटिटी अब यहाँ से कैसे निकलेंगी? सबसे पहले जो लास्ट में जो प्रोडक्ट आया है 10 अप्रैल को, उससे क्वांटिटी को लिया जाएगा। तो कितनी यहाँ पे 70 क्वांटिटी यहाँ से हो गई, ठीक है। देन उसके बाद उसके बाद वाला जो ऑर्डर था, उससे पहले वाला जो ऑर्डर था, वहां से क्वांटिटी को लिया जाएगा। तो 70 यहाँ से टोटल 100 क्वांटिटी चाहिए, और 30 क्वांटिटी कहाँ से ली जाएंगी? 5 अप्रैल वाला जो क्वांटिटी आपने रिसीव की है। तो टोटल हो गई 100, ठीक है। तो स्टॉक पूरा आउट हो गया, और यहाँ पे कितनी क्वांटिटी बची है? अभी भी यहाँ पे 30 क्वांटिटी अभी भी लेफ्ट है। ये बात क्लियर? ऐसे हम यूज करेंगे किसको? आपके लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को। तो क्लियर हो ये मेथड कैसे लाइफो की जो अकाउंटिंग हो कैसे की जाएगी?
तो ये चीज क्लियर हुई। अगर आप क्या करते हो, अकाउंटिंग करते हो किसके अकॉर्डिंग, लास्ट इन फर्स्ट आउट के अकॉर्डिंग, तो वो अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, ठीक है। बट आपको मैं एक बात बता दूं, जो लाइफो है ना, प्रैक्टिकली वो एप्लीकेबल कम है। प्रैक्टिकली एप्लीकेबल कम क्यों, वो इसलिए इतना एप्लीकेबल कम है क्योंकि यहाँ पर आपको जो पुराना मटेरियल वो तो आपके गोडाउन में अभी पड़ा है, और यहाँ पे चांस किस चीज के हैं, उसके खराब होने के। तो ऐसा कोई भी फर्म नहीं चाहेगी। हर फर्म क्या सोचती है, पहले पुराने वाले सामान को निकाले फिर नए वाला यूज करे, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिकली कम अप्लाई करते हैं किसको, लाइफ मेथड को। ये चीज यहाँ पर क्लियर, ठीक है, पक्का श्योर ना, कोई डाउट तो नहीं ना। अगर कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो को रिवाइंड करना, दोबारा देख लेना, इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये आपका। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है कि जो लाइफो मेथड है आपका, वो बेनिफिशियल पीरियड में जब प्राइस आपके क्या हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं, क्यों, इसके रिजल्ट से आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या आएगा, हाइयर आएगा। सिंपल सी बात, आप लास्ट जो मटेरियल आया है उसको आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी क्या आएगा, हाई होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन हो रहा है, हर बार प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी तो क्या आ जाएगा, हाई आ जाएगा, जिससे आपकी इनकम आएगी, कम आएगी, और जब टैक्स भी तो क्या होगा, कम होगा। तो बिल्कुल अपोजिट है ना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से आपका जो लास्ट इन लास्ट आउट है। क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। तो आपका थर्ड मेथड क्या, आपका वेटेड एवरेज कॉस्टिंग, उनसे कैसे अलग है ये, यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, वेटेड एवरेज निकालते हैं कॉस्टिंग का, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद हो, हमने फाइफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर हमने क्या किया था, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी की प्राइस को ही लिया था, अगर आपको याद हो, ठीक है। लेकिन वेटेड एवरेज कॉस्टिंग के अंदर क्या किया जाता है, टोटल एवरेज प्राइस निकाला जाता है पर्टिकुलर क्वांटिटी का, कि एवरेज प्राइस क्या होगा वो कैलकुलेट किया जाएगा, फिर सामान को क्या किया जाएगा, इशू किया जाएगा। इसको भी क्लियर करते हैं एग्जांपल के साथ, जिससे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि जो आपका वेटेड एवरेज मेथड है वो कैसे अलग है आपका किससे, इन दोनों मेथड से, वेटेड एवरेज मेथड की, ठीक है ना, वेटेड एवरेज कॉस्टिंग, तो वो कैसे की जाएगी। तो सेम एग्जांपल लेते हैं, मान लो कितनी क्वांटिटी रिसीव की गई, सबसे पहले क्या होगा, वही सामान को परचेज किया जाएगा, परचेज करने के बाद उसको स्टोर हाउस में कीप करके रखा जाएगा, देन स्टोर हाउस से वो सामान टाइम टू टाइम इश्यू किया जाएगा, किसको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। ये पॉइंट क्लियर यहाँ पे, ठीक है। अब क्वांटिटी यहाँ पे मान लो वही कब कब रिसीव की गई है, कितनी क्वांटिटी रिसीव की गई है, और किस प्राइस पे क्या की गई है, रिसीव की गई है। लेट्स से मान लो 1 अप्रैल को क्वांटिटी जो है रिसीव की गई 100 क्वांटिटी, ठीक है, और 10 रुपीज पर क्वांटिटी का प्राइस था, टोटल प्राइस कितना हुआ, 1000 रुपीज। बात क्लियर। फिर नेक्स्ट 5 अप्रैल को क्या की गई, क्वांटिटी रिसीव की गई। अब की बार क्वांटिटी जो रिसीव की गई है, मान लो 200 क्वांटिटी रिसीव की गई है, जो प्राइस है वो है 1900। देन फिर अगेन परचेज किया गया, मान लो 10 अप्रैल को, और जो क्वांटिटी परचेज की गई वो की गई 400। एंड देन अब की बार जो प्राइस है, लेट्स से वो हम एज्यूम कर लेते हैं कितने का, 2700, ठीक है। ये प्राइस मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, 400 क्वांटिटी के लिए इतना प्राइस है। तो अब मान लो प्रोडक्शन हाउस ने स्टोर हाउस से क्या किया, कुछ क्वांटिटी इश्यू करने के लिए बोला, कितनी क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी क्या करने के लिए बोला, इश्यू करने के लिए बोला स्टोर हाउस को, प्रोडक्शन हाउस ने। तो यहाँ से जो स्टोर हाउस को कैसे इश्यू करेगा ये क्वांटिटी, किसको, प्रोडक्शन हाउस को। तो फर्स्ट तो क्या करेगा, जो 100 क्वांटिटी सबसे पहले वो वाली क्या करेगा, इश्यू करेगा। लेकिन जो यहाँ पे प्राइस है ना, वो 100 प्राइस यहाँ पर नहीं, 1000 प्राइस नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर जो प्राइस है वो क्या लिया जाएगा, एवरेज प्राइस लिया जाएगा। और वो एवरेज प्राइस वो कैसे लिया जाएगा, लेट्स से यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी मंगवाई गई है, यहाँ पे आपकी जो टोटल क्वांटिटी है वो आपकी 700, ठीक है। और जो प्राइस है टोटल वो कितना है 6, और यहाँ पे 2 3 4 5600। तो टोटल प्राइस कितना आपका 5600, और जो क्वांटिटी वो कितनी 700। तो यहाँ पर क्या निकाला जाएगा कि 5600 रुपीज कितनी क्वांटिटी के लिए पे किए हैं, 700 क्वांटिटी के लिए पे किए गए हैं, कितने 5600 रुपीज। तो एक क्वांटिटी के लिए कितने रुपीज पे किए गए होंगे, तो 7 8 जा 56, तो ₹8। तो यहाँ पे क्या आया, हर एक क्वांटिटी के लिए जो प्राइस पे किया गया वो कितना है, 8 रुपीज। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, तब उसने क्वांटिटी क्या की है, स्टोर हाउस से इश्यू करवाई है प्रोडक्शन हाउस ने क्वांटिटी, तो उस वक्त एवरेज प्राइस क्या था, तो एवरेज प्राइस क्या था 8 रुपीज। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी इशू की जाएंगी 100 क्वांटिटी इक्वल टू 8 रुपीज, तो 800 की क्वांटिटी क्या की जाएगी, इशू की जाएगी, किसको, प्रोडक्शन हाउस को। तो यहाँ पे जो प्राइस है ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन जो हमारे इससे पहले वाले मेथड थे वो वहां पर हमने ऐसा नहीं किया था, वहां पे हमने प्राइस कौन सा लिया था, जो प्राइस यहाँ पर था, देखो 50 क्वांटिटी किसके अकॉर्डिंग, 10 रुपीज के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट 50 क्वांटिटी किसके अकॉर्डिंग, 12 रुपीज के अकॉर्डिंग। तभी तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था, तब वहां पे हमने इसका मीनिंग पढ़ रहे थे कि जो भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगी वो किसके इक्वल होगी, यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगी वो इक्वल होगी जो आपने क्या किया, FIFO के अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर जो आपने पहले क्वांटिटी रिसीव की गई है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, कॉस्ट
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा। एंड लाइफो के अंदर लास्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, जो आपने लास्ट में क्वांटिटी क्या की गई है, परचेज की है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूं इसी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ पर क्या होगा, आपका यहाँ पर आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा किसके अकॉर्डिंग होगा, आपका जो भी आपका क्या होगा, वेटेड एवरेज प्राइस होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा। यहाँ पे ये बात क्लियर। तो सेम चीज यहाँ पे क्या है, मैंने मेंशन कर रखी है आपका वेटेड एवरेज प्राइस के अंदर। तो देखो, वेटेड लीवरेज कॉस्टिंग कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड and the ending inventory value by averaging the cost of all item in inventory based on their weighted average cost। ये जो मेथड, दिस मेथड यूज अ वेटेड एवरेज टू डिटरमाइन, क्या यूज करता है, वेटेड एवरेज यूज करता है क्या डिटरमाइन करने के लिए, अमाउंट ऑफ मनी दैट गोज इनटू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री या फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर जो अमाउंट जाएगी, जो कॉस्ट निकलेगी, वो किसके अकॉर्डिंग निकलेगी, आपका वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग निकलेगी। ठीक है, दिस मेथड स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑफन यूज व्हेन इंडिविजुअल आइटम आर नॉट इजीली डिस्टिंग्विशेबल। तो जहां पर इंडिविजुअल आइटम को हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो वहां पर ये मेथड क्या करते हैं, यूज करते हैं मेनली। सो देन नाउ हाउ टू कैलकुलेट इन्वेंट्री वेटेड एवरेज कॉस्ट, कैसे कैलकुलेट की जाएगी। अभी मैंने जस्ट आपको एग्जांपल में क्लियर किया था ये, तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट डिवाइड द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड परचेज बाय द नंबर ऑफ यूनिट अवेलेबल फॉर सेल। जस्ट मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट कितनी है किसकी, गुड्स की, डिवाइड कर दो किसे, यूनिट अवेलेबल फॉर सेल, कितनी यूनिट अवेलेबल है किसके लिए, आपके पास सेल के लिए। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। तो वो क्या कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ से आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, जब आप क्या कर रहे हो, इश्यू कर रहे हो क्या, रॉ मटेरियल प्रोडक्शन हाउस को, तो उस वक्त उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे टोटल नंबर ऑफ यूनिट आपके पास कितनी अवेलेबल है और उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है, उसे आप डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ यूनिट अवेलेबल को, तो आपके पास निकलाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट। बात क्लियर। देन टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल यू विल नीड टू अमाउंट ऑफ द बिगिनिंग इन्वेंट्री एंड द रिसेंट परचेज। तो इसने कहा कि टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आपके पास कोई बिगिनिंग इन्वेंट्री है, उसमें आप जितनी अब तक आपने परचेज की है उसको भी क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ये पॉइंट क्लियर। तो हम यहाँ पे इन दोनों को क्या करेंगे, कंसीडर कर कर चलेंगे। तो आपको यहाँ से क्या निकलेगा, इजीली वेटेड एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट हो जाएगी। ये पॉइंट क्लियर यहाँ पे। देन ईच ऑफ दीज मेथड हैज इट्स ओन एडवांटेज एंड ओन डिसएडवांटेज। तो हर एक मेथड के अपनी कुछ एडवांटेज, अपनी कुछ क्या है, डिसएडवांटेज है। तो जो चॉइस होगी मेथड की वो क्या होगी, सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डालेगी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, क्योंकि इससे आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, इंपैक्ट होगी। तो हर एक अपनी मेथड की क्या है, अपनी कुछ एडवांटेज है, कुछ अपनी डिसएडवांटेज है। अब हम डिस्कस भी करेंगे कि जो लाइफो मेथड एंड फाइफो मेथड है इसकी क्या प्रोज एंड कॉन है। पॉइंट क्लियर। देन आगे क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ गिवन है कि आपका जो मेथड है ना, जो आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है जो आपके, वो किस मेथड को अलाउ करते हैं, तो आपका जो लाइफो मेथड है उसको अलाउ नहीं करता। व्हाइल द जनरली एक्सपेक्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो आपके गैप है कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट के अंदर, वो परमिट करते हैं लाइफो मेथड को। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई यूएसए बेस्ड कंपनी है, ठीक है, कोई यूएसए बेस्ड कंपनी है और वो किसको फॉलो करती है, आईएफआरएस को फॉलो करती है, तो वो लाइफो मेथड भी यूज कर सकती है। बट अगर और कंपनी है अदर देन यूएसए कंपनी, वो लाइफो मेथड को यूज नहीं कर सकते। अगर वो आईएफआरएस को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, लेकिन वो यूएसए बेस्ड कंपनी नहीं है, वो कंपनी लाइफो मेथड को क्या नहीं कर सकती, यूज नहीं कर सकते। पॉइंट क्लियर। देन सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक कंडीशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर यूएसए बेस्ड कंपनी है और वो गैप क्या है, यूएसए बेस्ड कंपनी है, अगर वो लाइफो को क्या कर रही है, फॉलो कर रहे हैं, देन उस केस में उसको कुछ कंडीशन एंड कुछ डिस्क्लोजर देना जरूरी है। Clear? Then company with the US have greater flexibility on the method they may choose can be opt by either LIFO and FIFO। तो कौन सा भी मेथड क्या कर सकते हैं, वो opt कर सकते हैं। Then the choice of inventory accounting method should be made carefully। तो आप चॉइस करोगे किसी भी एक मेथड की, लाइफो, फाइफो, फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट की, तो उस केस में आपको क्या करना है, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द कंपनी स्पेसिफिक सर्कमस्टांस, कंपनी की क्या पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस है उसको आपको कंसीडरेशन में रखना जरूरी है। देन टैक्स इंप्लीकेशन क्या है एंड द इंडस्ट्री नॉर्म्स क्या है, इन चीजों को क्या है, नोटिस में रखना जरूरी है किसी भी मेथड को ऑप्ट करते हुए। इट ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू डिस्क्लोज द चूज मेथड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना
जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मेथड आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। एंड अप्रोप्रिएट नोट टू एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट, और क्या इम्पैक्ट आया ओवरऑल फाइनेंशियल रिजल्ट पे उस पर्टिकुलर मेथड का, ये भी एक्सप्लेन करना क्या है, इंपॉर्टेंट है। पॉइंट क्लियर यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कुछ प्रोज एंड कॉन की, किसके, आपके लास्ट इन फर्स्ट आउट की और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड की। सबसे पहले अगर मैं बात करूं लाइफो मेथड की, लास्ट इन फर्स्ट आउट की, तो प्रोज की बात करूं तो क्या है, लाइफो जो आपका रिजल्ट देता है लोअर टैक्स लाइबिलिटी, आपको कम टैक्स का करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉफिटेबिलिटी क्या आई, कम आई, तो उसकी क्या बन जाएगा, उसके कौन बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो नेट इनकम है वो क्या होगी, इंपैक्ट होगी, ठीक है ना। अदर मेथड के कंपेयर में जो नेट इनकम आएगी वो क्या आएगी, कम आएगी। देखो ये इसकी कौन बन गए, एडवांटेज क्या बनी कि जो आपका टैक्स है वो क्या हो गया, सॉरी टैक्स क्या होगा आपका, हाँ टैक्स आपको क्या पे करना पड़ा, कम पे करना पड़ा, ये एडवांटेज बन गई इसकी। और जो अब इसको कम नेट इनकम हुई वो क्या बन गई, इसकी डिसएडवांटेज बन गई। टाइफो में बी इजीएस्ट टू इम्प्लीमेंट इफ इन्वेंट्री इज इजीली एक्सेसिबल बिकॉज इट हैज बीन रिसेंटली परचेज्ड। तो इजीली है क्योंकि मेनली हम वो इन्वेंट्री लेंगे जो हमने रिसेंटली क्या की है, परचेज की है। इसकी प्रो है। कौन की बात करें, सेकंड की, लाइफो ऑफन डज नॉट रिप्रेजेंट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री। क्यों नहीं करता, क्योंकि मैनी कंपनी ट्राई टू मूव ओल्डर इन्वेंट्री, क्योंकि साहब मेनली कंपनी क्या ट्राई करते हैं कि सबसे पहले वो ओल्डर इन्वेंट्री को निकाल ले, क्योंकि चांस किस के हैं, स्टॉक के खराब होने के, ठीक है। तो सबसे मेनली कंपनी क्या सोचते हैं कि पहले हम ओल्ड इन्वेंट्री को बाहर निकाल लें। ये बात क्लियर यहाँ पे। अगर हम फाइफो मेथड की वहीं पे बात करें प्रोज एंड कॉन की, तो क्या है, जो आपका फाइफो मेथड है वो हायर नेट इनकम देता है, लेकिन वहीं पे इसकी कौन की बात हो, कौन की बात करें, उसकी किसकी बात करें, डिसएडवांटेज की बात करें, तो टैक्स लाइबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। बात क्लियर। देन सेकंड क्या है, फाइफो ऑफन रिजल्ट इन हायर इन्वेंट्री बैलेंस कंपेयर टू अदर मेथड। यहाँ पे इन्वेंट्री बैलेंस ज्यादा रहता है, ठीक है। कंपनी के बैलेंस शीट को क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है, लेकिन वहां पर एक्यूरेटली रिजल्ट नहीं देता, जहां पर आपकी जो इन्वेंट्री ना वो स्टेगनेंट है। प्राइस तो इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन इन्वेंट्री क्या आपकी स्टेगनेंट है, वहां पर क्लियर रिजल्ट नहीं दे पाता आपका कौन सा मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो नॉर्मली ये हमारे 3 अकाउंटिंग मेथड थे। तब हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं बुक के अंदर, जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, इन मेथड को यूज करेंगे क्या करने के लिए, इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए अपनी बुक ऑफ अकाउंट के अंदर। तो तीनों मेथड यहाँ पे क्लियर हुए, ठीक है। देन जो हम नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेथड, कि कौन कौन से मेथड है जो इन्वेंट्री को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। अभी हमने बात की अकाउंटिंग की, कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी इन्वेंट्री में की। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेथड। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्लास काफी लंबी हो जाएगी। तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।